ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग रिम को देखते हैं। वो इस कहानी की फीमेल लीड है। वो एक क्लब में काम कर रही होती है और वहाँ पर इन बदमाश गुंडों ने उसे वो लव डोज दे दी है। इसके बाद वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। रिम खुद को सेव करते हुए वहाँ से निकल रही थी। गलती से एक लड़के के कमरे में वो एंटर कर जाती है। सामने कहानी का हीरो नुआन था। रिम उसे उसका हेल्प करने के लिए कहती है। नुआन फ्लैशबैक में सोचता है कुछ घंटे पहले उसकी सेक्रेटरी उसके साथ ऐसे फ्लर्ट कर रही थी, तो उसे उससे चिढ़ हो जाती है और वो उसे जॉब से निकाल देता है। लेकिन इस स्ट्रेंजर के साथ उसे ये फीलिंग क्यों नहीं आ रहा है। इनफैक्ट वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करने लगा था। रिम उसे उसका हेल्प करने के लिए बोलती है, साथ ही में उसे जेंटली रोमांस करने के लिए बोलती है, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। नुआन उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। आफ्टर दैट वो दोनों रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग रिम जब जगती है तो वो काफ़ी टायर्ड फील कर रही थी। वो देखती है कि एक्चुअल में वो तो किसी स्ट्रेंजर के कमरे में है। तभी उसे ध्यान आता है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। वो यहाँ सामने नुआन को देख करके शॉक हो जाती है। नुआन उसे कहता है कि अब चलो, कल जब तुम्हारा काम हो गया तो बताओ तुम्हें अब क्या चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये ग्रैंड मदर की तरफ से अरेंज की गई लड़की है और अब वो उससे किसी चीज़ की पैसे वैसे की डिमांड करेगी। रिम उसे कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस थैंक्स, कल रात तुमने मुझे सेव किया, वरना वो गुंडे तो मुझे छोड़ते ही नहीं। नुआन उसे अपना कार्ड दे रहा होता है, लेकिन रिम कहती है, डोंट वरी, कल जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, तो मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं बोलने वाली हूँ। ये बोल करके जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। उसे नुआन काफ़ी वियर्ड सा लग रहा था कि ये तो पीछे ही पड़ गया। और इधर नुआन सोच रहा होता है कि ये लड़की मैं भी देखता हूँ कितने दिनों तक इस तरीके से एक्टिंग कर सकती है। और वो चुपचाप अपने काम में लग जाता है। एक्चुअल में वो अपने सेक्रेटरी और डॉक्टर को बुलाता है। नुआन की एक अलग ही प्रॉब्लम थी, वो लड़कियों से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रह पाता था। इधर रिम ब्रेकफास्ट कर रही होती है, उसके अंकल आंटी का कॉल आता है, जो कि गांव में उसके ग्रैंड मदर का ख्याल रखते थे। वो कह रहे होते हैं जल्दी से ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने। वो हमेशा ही रिम से यही बहाना करके पैसे ऐंठते रहते थे। रिम कहती है, आपने जो जॉब मुझे ऑफ़र किया था वो बहुत ही घटिया था, मैं वो वाहियात सा काम नहीं करने वाली हूँ। वो लोग कहते हैं तो तुम्हारी ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट कैसे होगा, जितनी जल्दी हो सके हमें पैसे ट्रांसफ़र करो। जितने पैसे वो लोग ट्रीटमेंट के लिए डिमांड कर रहे थे, एक्चुअल में उतने पैसे रिम के पास तो थे ही नहीं। तो यहाँ पर वो इतने पैसे देगी कहाँ से। उसे नुआन का याद आता है, उसने कहा था कि वो उसकी हेल्प करेगा, तो वो सिर्फ कुछ पैसे उधार लेने का डिसाइड करती है। इधर नुआन अपना चेकअप करा रहा था। डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारा कंडीशन पहले से कहीं बेहतर हो रहा है, लगता है कि शायद वो लड़की जैसे तुम्हारी एंटीडोट है, तुम्हें उससे थोड़ा और कांटेक्ट में रहना चाहिए। लेकिन नुआन को लगता है कि नहीं, शायद ये चाइनीज़ मेडिसिन की वजह से हो रहा होगा, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल तो था नहीं। अब यहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है। अब उसका सेक्रेटरी भी सुन करके खुश हो रहा था। रिम के बारे में पता लगाने पर फ़िलहाल उसे कुछ खास पता नहीं चल पाता, सिर्फ इतना कि रिम ग्रैंड मदर की तरफ से भेजी हुई लड़की नहीं थी और कल वो यहाँ काम कर रही होती है। तभी रिम ऐसे नुआन को ढूंढते हुए उसी कमरे में वापस आती है। उसका सेक्रेटरी बाहर आता है। रिम कहती है कि क्या कल रात वाला कस्टमर अभी स्टे किया है, मुझे उससे बात करना था। वो वहीं वेट करने के लिए कहता है। नुआन को जाकर के बताता है कि बॉस, यहाँ पर कल रात वाली लड़की आपसे मिलने के लिए आई हुई है। इस बात पर नुआन उसे कह देता है, कह दो कि मुझे उससे नहीं मिलना है, मैं बिज़ी हूँ। वो सोच रहा था कि नहीं नहीं, ये रिम की वजह से नहीं हो रहा है, ये दवाओं की वजह से हो रहा है। तो सेक्रेटरी जाकर के रिम को यही कहता है कि वो उससे मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो रिम उसे अपना नंबर लेकर के देती है और कहती है कि उससे बोल देना कि वो जब फ्री हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। लेकिन उसके जाते ही उसका सेक्रेटरी उसका नंबर फाड़ करके फेंक देता है, ये सोचते हुए कि जब उसके बॉस को रिम से मिलना ही नहीं है तो फिर कॉन्टैक्ट इन्फो देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। रिम को ये बात पता नहीं था। वो वहाँ से बाहर निकलती है, कन्फ्यूजन में थी कि वो इतने पैसे का हेल्प कहाँ से ले, क्योंकि ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे तो चाहिए थे। यही सोचते सोचते वो होटल के बाहर एक गुजर बैठने का डिसाइड करती है। तभी नुआन अपना काम ख़त्म करके सामने से गुजर रहा होता है। रिम की नज़र पड़ती है कि नुआन वहाँ से जा रहा है। महंगी कार देख करके उसे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में वो कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान है। वो उसे रोकने के लिए अचानक से उसके कार के आगे आ जाती है, लेकिन नुआन तब भी उससे नहीं मिलता है। वो सोचता है कि वो भी और लड़कियों की तरह इसी टाइप की गोल्ड डिगर गर्ल है और वो अपने सेक्रेटरी को रिम को साइड में करने के लिए बोलता है और उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाता है। रिम की इकलौती उम्मीद भी टूट जाती है।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नुआन जैसे ही थोड़े आगे बढ़ता है तो उसे उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आता है। कहीं ना कहीं वो नुआन के सिचुएशन को जानती थी, लेकिन फिर भी वो लड़कियों से भेजा करती थी ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। नुआन को ग्रैंडमदर कह रही होती है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी गर्लफ्रेंड से हमें मिलने के लिए लेकर के आओ, वरना मैं जिससे कहूँगा तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। अब नुआन को रिम की याद आती है, क्योंकि वो उसके साथ रहने से डिस्गस्टिंग फील नहीं करता है। भले ही वो क्लब में काम करती है, तो वो उसे अपनी टेम्प्रेरी गर्लफ्रेंड बनाने का डिसाइड करता है। वो वापस लौटता है, रिम से कहता है मैं तुम्हारी हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना पड़ेगा। रिम कह रही है ठीक है, बताओ क्या करना है। नुआन उससे पूछता है पहले बताओ कि तुमने कितने लोगों को सर्व किया है। रिम कह रही है मैंने सर्व तो बहुत लोगों को किया है, लेकिन इंटीमेट मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हुई हूँ। कल रात मेरा फर्स्ट टाइम था, तो तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो यहाँ पर ये सोचता है कि अगर ऐसा है रियल में तो फिर तो अच्छी बात है। वो उसे कहता है कि चलो पहले हम चेकअप करने के लिए जाएंगे। फिजिकल टेस्ट के लिए वो जाता है, जहाँ पर कि रिम की बॉडी में सब कुछ नॉर्मल आता है। तब जाकर के उसे कहता है कि तुम्हें मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनना होगा। कुछ महीनों के लिए ग्रैंडमदर के सामने हम ऐसे कपल होने की एक्टिंग करेंगे, और बदले में मैं तुम्हें हर मंथ की सैलरी दिया करूँगा। सैलरी की प्राइस बहुत अच्छी थी, जिस वजह से रिम को लगता है वैसे भी उसे शहर में कोई ढंग का जॉब मिल नहीं रहा, और अगर वो नॉन जैसे अमीर इंसान के यहाँ जॉब करेगी तो बेहतर ही है। तो वो ये बात मान जाती है। वो रिम को ग्रैंडमदर से मिलने के लिए लेकर के जा रहा होता है। वो दोनों कार से घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर कि रिम देखती है इतने सारे हेल्पर्स हैं यहाँ पर। उसे ऐसा लगने लगता है कि सच में नुआन हद से ज़्यादा ही अमीर है, उसने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ग्रैंडमदर रिम से मिलते ही काफ़ी खुश हो जाती है। वैसे काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी इनोसेंट गर्ल लगती है। ग्रैंडमदर को थोड़ी ही पता था कि नुआन और रिम के बीच में क्या चल रहा है। रिम यहाँ पर नुआन के रियल गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करती है। ग्रैंडमदर रिम से मिल करके खुश थी, और वो नुआन को कह रही होती कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत है, तुम मुझे अब कभी परेशान मत करना, बुले मत करना। थोड़ी देर उनसे मिलने के बाद फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब ग्रैंडमदर जानती थी कि ये दोनों इतनी आसानी से तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने नहीं वाले हैं। रियलिटी क्या है जानने के लिए उन्होंने अपने एक हेल्पर को वहाँ पर हायर किया हुआ था। नुआन और रिम घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वहाँ पर भी सबके सामने नुआन रिम को घर के मिस्ट्रेस कह के इंट्रोड्यूस कराता है। कहीं ना कहीं नुआन को पता था कि ग्रैंडमदर की चमची यहाँ पर काम कर रही है। वो लोग ऊपर फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों अलग अलग कमरों में रहने वाले थे, और ये सारी बातें घर की मेड देख रही होती है। कहीं ना कहीं वो रिम को इस घर की होने वाली बहू मानने के लिए तैयार नहीं थी। ग्रैंडमदर ने उन पर नज़र रखने के लिए कहा था, तो नज़र रखने का मतलब वो कुछ अलग ही समझ लेती है, और इस तरीके से रिम को बुली करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि दोनों अलग कमरे में सो रहे, इट मीन्स कि वो दोनों रियल रिलेशनशिप में नहीं हैं, और नुआन के नहीं रहने पे वो उसे घर के काम भी करवाने लगती है। रिम चुपचाप घर के काम कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर नुआन आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा। तो रिम उस मेड की तरफ देखती है, वह गुस्से में आकर के उसे जॉब से निकाल देता है, और रिम को कहता है कि तुम घर के मेड नहीं हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अगर ये बात ग्रैंडमदर को पता चला कि तुम घर के काम कर रही हो, तो क्या उन्हें भरोसा होगा कि हम दोनों कपल हैं। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। रिम उसे सॉरी सॉरी कहने लगती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने इस तरीके की गलती होने वाली है। अब ग्रैंडमदर को तुरंत ही पता चल जाता है कि नुआन ने उस लेडी को जॉब से निकाल दिया, बटलर ने उसे बता दिया था। तो वो सिचुएशन देखने के लिए खुद ही घर चली जाती है, ये देखने के लिए कि एक्चुअल में दोनों रियल कपल हैं या नहीं। कैसे न कैसे करके नुआन को इस बात का पता चल ही जाता है कि एक्चुअल में ग्रैंडमदर आई हुई हैं। अब वो दोनों वैसे तो अलग कमरों में थे। अब नुआन जैसे तैसे करके विंडो के थ्रू रिम के कमरे में एंटर करता है, क्योंकि वो दोनों अब अलग कमरे में थे, और ग्रैंडमदर अगर ये देख लेती तो फिर वो पूरा घर ही सर पर उठा लिया करती। अब नुआन रिम के कमरे में एंटर करता है, और ग्रैंडमदर धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोल करके चेक कर रही होती है। तो यहाँ पर हम नुआन को कमरे की लाइट ऑफ करके रोमांस करने की एक्टिंग करना पड़ता है, ताकि यहाँ पे ग्रैंडमदर को ये लगे कि वो दोनों एक्चुअल में बहुत ही क्लोज हैं। वो दोनों को ऐसे रोमांस करते हुए देख करके ग्रैंडमदर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करने लगती हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि चलो कम से कम नुआन भी अब एक नॉर्मल लड़के की तरह अपना लाइफ जी रहा है। वो कमरे के दरवाजे को बंद कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जब ग्रैंडमदर वहाँ से जाती है, तो फिर वो अपने रोमांस को आगे कंटिन्यू करना चाह रहा था, और वो रिम को किस करने लगता है।
रिम उसे कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं था। नुआन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, बट मुझे इस रोमांस को इस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करना है। रिम उसे मना नहीं करती है और वो दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। वो रिम से पूछता है, बताओ तुम्हें अब क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है तुम्हारी। रिम उसे कहती है कि क्या मुझे सैलरी एडवांस मिल सकती है। वो कहता है नहीं, क्या पता मेरे पैसे लेकर के तुम भाग जाओ। रिम उसे कहती है कि नहीं, मैं कहाँ ही भागने वाली हूँ। वो नहीं जानता था कि रिम को एक्चुअल में पैसे उसके ग्रैंडमदर की ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। वो दोनों एक बार और एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग जब नुआन जगता है तो वो रिम से बिना पूछे उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वो उसे प्यार से किस करके जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं रिम जब जगती है तब अपने अकाउंट में आए पैसे देख करके बहुत ही खुश हो जाती है और वह कुछ पैसे अंकल लोगों को सेंड कर देती है, ये सोचते हुए कि ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए वो पैसे काम आ पाएंगे। इस बात को भी 1-2 दिन ही बीते थे कि वापस से अंकल आंटी उसके कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड मदर आईसीयू में है और उनके ऑपरेशन के लिए हमें पैसे चाहिए। अब रिम सोच रही होती है कि उसने अपने सारे मिले हुए पैसे तो दे दिया, अब बाकी पैसे वो कहाँ से हिलाने वाली है। तो वो नुआन के सेक्रेटरी को कॉल करती है। वो उसे बताता है कि नुआन बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है और उसे 2-3 दिन यहाँ पर आने में समय लगेगा। अब रिम को ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन तो ग्रैंड मदर बच नहीं पाएंगी अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर वो क्लब में वापस से जाकर के काम करने का डिसाइड करती है। उस लेडी को कॉल करती है जिसने कि उसे जॉब पर रखा था। शुरुआत में तो वो लेडी उसे जॉब पर वापस नहीं ले रही थी क्योंकि पिछली बार उसने कस्टमर्स को ऑफेंड किया था, लेकिन उसके काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर वो फाइनली उसे कहती है ठीक है, तुम आ करके जॉब कर सकती हो यहाँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नुआन अपने फ्रेंड के साथ उसी क्लब में बैठा हुआ था और यहाँ पर रिम आती है और लड़कियाँ भी आती हैं जो क्लब गर्ल थी। वो उन्हें लेकर के कस्टमर्स को सर्व करने के लिए लेकर के जाती है। जब नुआन की नज़र रिम पे पड़ती है तो वो काफ़ी गुस्सा आ जाता है और रिम भी ये सोच रही होती है कि उसके सेक्रेटरी ने तो कहा था कि वो बिज़नेस ट्रिप में बिज़ी है, तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके मन में भी बहुत से सवाल थे लेकिन वह नुआन से पूछ नहीं सकती थी और नुआन इस बात से गुस्सा था कि उसने आज सुबह रिम को इतने पैसे दिए हैं और फिर भी वो क्लब में काम कर रही है। रिम को अचानक से वो मीटिंग फील होने लगती है तो वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वही उस रात वाले गुंडे लोग उसे देख करके पहचान जाते हैं और वापस से उसे बुली करने का कोशिश करते हैं। रिम उनसे पीछे छुड़ा करके वहाँ से जा रही होती है लेकिन वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी नुआन बीच में आकर के रिम को सेव कर लेता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। नुआन बहुत ही गुस्सा था और वह रिम पर गुस्सा कर रहा होता है कि वह क्लब में क्या करने के लिए गई हुई थी। रिम उसे एक्सप्लेन कर रही थी लेकिन उसे एक्सप्लेनेशन का वो मौका ही नहीं दे रहा था। वो उसे किस करने लगता है गुस्सा होकर के। रिम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि बात बात पर मेरा इंसल्ट करना तुम बंद करो। वो कहता है तुम्हें पैसे चाहिए ना, इसी वजह से तुम वहाँ क्लब में गई होगी। वो पैसे ऐसे कमरे में उड़ा देता है। रिम को ये बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग लगता है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलती है तो उसे उसके ग्रैंडमदर का वीडियो मिलता है जिसमें कि वो इंसर्ट हो गई हैं। उसे वापस से कमरे में लौटना पड़ता है और नुआन को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ना जाने वो कौन सा जंग जीत गया। रिम वापस से झुक करके उसके सामने आ रही है। वो रिम को और ज़्यादा ही गोल्ड डिगर समझने लगता है। रिम इस बार नुआन को इंटीमेट होने से नहीं रोकती है क्योंकि उसे एक्चुअल में अपनी ग्रैंडमदर के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए थे। अगली मॉर्निंग नुआन वापस से रिम को पैसे ट्रांसफ़र करता है। रिम को पैसे की ज़रूरत थी, इस वजह से वो कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप पैसे ले करके वहाँ से चली जाती है। वहीं उसके सेक्रेटरी ने उसे पता लगा कि उसे बताया था कि एक्चुअल में उसके मॉम डैड के मरने के बाद उसके अंकल आंटी ने कभी रिम से प्यार नहीं किया। उसकी ग्रैंडमदर हॉस्पिटल में उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे चाहिए होते हैं। नुआन सोचता है कि रिम ने उसे ये बात बताया क्यों नहीं। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रिम बाहर जाती है तो अचानक से बेहोश हो जाती है। एक स्ट्रेंजर उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है जहाँ पर कि उसे हॉस्पिटल में होश आता है। तो इस तरीके से वो बिना चेक किए ही वहाँ से निकल जाती है। नर्स उसे बताने के लिए आ ही रही थी कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है, लेकिन रिम को ये बात पता नहीं चलता और वो अपनी ग्रैंडमदर को देखने के लिए घर पहुँचती है। यहीं दूसरी तरफ नुआन पता लगवाता है कि रिम किधर है तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि एक्चुअल में जो रिम है वो हॉस्पिटल गई थी और वहाँ से चेकअप करा करके शायद अपने
होम टाउन के लिए निकली है। यहीं दूसरी तरफ रिम जब अपने अंकल आंटी के घर पहुंचती है तो देखती है उसके ग्रैंड मदर को इन लोगों ने जैसे तैसे रखा हुआ है। इन लोगों ने रिम को बहाना करके इसलिए यहाँ पर बुलाया था ताकि रिम की शादी वो लोग किसी और से करा सके, एक बदमाश इंसान से जो कि उन्हें अच्छा खासा पैसा रिम के बदले दे रहा होता है। अब रिम यहाँ पर उनकी इन हरकतों से परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो वो पुलिस कंप्लेन कर देगी। वो बस अपनी ग्रैंड मदर को वहाँ से लेकर के जाना चाह रही थी, लेकिन वो लोग रिम को वहाँ से जाने नहीं देते हैं, उसे बुली करने लगते हैं। थैंकफुली वहाँ पर नुआन पहुँच जाता है। वो और उसके गार्ड्स मिल करके उसके अंकल आंटी को सबक सिखाते हैं। उससे पूछते हैं ये लोग कि आखिरकार वो कौन है, तो बोलता है कि मैं रिम का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, अगर तुम लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड को कभी परेशान किया तो सीधी जेल जाओगे। अब वो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि गार्ड्स वगैरह देख करके वो लोग समझ गए थे कि ज़रूर ही कोई अमीर इंसान है। उसके अंकल आंटी को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। यहाँ पर रिम सोच रही होती है कि नुआन यहाँ पर कैसे पहुँचा, उसे तो उसके होम टाउन के बारे में पता भी नहीं था। ग्रैंड मदर यहाँ पर होश में आती हैं तो पूछने लगती हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर ये कौन है। तो रिम बताती है कि एक्चुअल में ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ग्रैंड मदर नुआन से मिल करके बहुत ही खुश थी और रिम से कहती है कि बेटा तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खुश हूँ। वो नुआन को रिम का ख्याल रखने के लिए कहती है। रिम को वापस से चेकअप कराने के लिए लेकर के जाया जाता है। आने से पहले वो यहाँ पर बेहोश हो गई थी और इस तरीके से उसकी हालत ख़राब ही रहती है। जब चेकअप के बाद उसे होश आता है तो वो नुआन को हक कर लेती है। नुआन उसे कहता है तुम्हें मुझे ये ग्रैंड मदर वाला मैटर पहले बताना चाहिए था ना। रिम उसे थैंक्स बोलती है उस सिचुएशन में जा कर के उसका हेल्प करने के लिए। उन्हें यहाँ पर नहीं पता चल पाता है कि रिम एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलती है। रिम एक पोस्टर को देख रही होती है। नुआन को लगता है शायद उस पोस्टर में बने ड्रेस उसे पसंद आए, तो वो उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाता है। बहुत सारे बैग्स, ज्वेलरी, सैंडल, ड्रेसेज उसे ऑफ़र करता है, लेकिन रिम उसे नहीं लेती। वो कहती है नहीं नहीं ये सब बहुत ज़्यादा है। वैसे कहता है रख लो, वैसे भी अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड प्रिटेंड कर रहे हो तो तुम्हें मेरे लेवल के ड्रेसेस तो पहनने ही पड़ेंगे ना, वरना ग्रैंड मदर को लगेगा कि मैं तुम्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा। तो रिम को लगता है कि ये सब कुछ वो ग्रैंड मदर की वजह से कर रहा है, इस वजह से वो उसके इस ड्रेसेस को एक्सेप्ट कर लेती है। आफ्टर दैट वो दोनों एक ही कमरे में रहने वाले थे क्योंकि यहाँ पर अब ग्रैंड मदर कभी भी आ जाती थी। रात में रिम जब नहा करके आती है तो नुआन उसे ताड़ते रह जाता है। वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तभी ग्रैंड मदर का वीडियो कॉल आता है। वो और रिम वापस से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ग्रैंड मदर पूछ रही होती है कि रिम तुम्हारे ही कमरे में है ना। वो कहता है हाँ ग्रैंड मदर, वो मेरे ही कमरे में रेस्ट कर रही है। अब ग्रैंड मदर को लगता है कि ये दोनों अगर एक्चुअल में कपल हैं तो इतने ज़्यादा ऑकवर्ड क्यों हैं। अब आप रियल कपल नहीं हो तो इंटीमेसी में ऑकवर्डनेस तो आ ही जाता है। फ़ोन रखते ही वो दोनों जल्दी जल्दी अलग हो जाते हैं। रिम को वो बेड पर ही सोने के लिए बोलता है और बोलता है कि वो सोफे पर एडजस्ट कर लेगा। फिर वो नहाने के लिए चले जाता है। जब वो आता है तो रिम अपना सो रही थी, वो भी सो जाता है। अगली मॉर्निंग उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया गया था। वो सोचती है कि वो नुआन पर इस तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकती तो उसे कुछ जॉब भी करना चाहिए। तभी उसे एक कंपनी में क्लीनर का जॉब का एडवर्टाइजमेंट दिखता है तो वो वहाँ पर अप्लाई करने के लिए चली जाती है। उसे पता नहीं था कि ये नुआन की कंपनी है, लेकिन उसे निकाल दिया जाता है क्योंकि वो 45 ईयर ओल्ड लोगों को कंपनी में हायर कर रहे थे क्लीनिंग के काम के लिए। लेकिन रिम तो बस 20 ईयर ओल्ड थी। तभी नुआन वहाँ से गुजर रहा था और वो रिम को देख लेता है। वो उस बंदे को कहता है जाकर के रिम को हायर कर लो। अब तक रिम को पता नहीं था कि नुआन की ही कंपनी है और इस तरीके से उसे वापस से जब उस कंपनी में ऑफ़र मिलता है तो वो खुश हो जाती है, काम करने के लिए तैयार हो जाती है। रात में वो नुआन को यह गुड न्यूज़ देती है कि एक्चुअल में उसे कंपनी में जॉब मिल गया है और वो अगले महीने से जॉब करने के लिए जा रही है। नुआन उसे नहीं बताता है कि एक्चुअल में ये उसी की कंपनी है। रिम की खुशी देख करके ही वो बहुत खुश हो रहा होता है। अगली मॉर्निंग वो सुबह ही उठ करके कंपनी के लिए निकल जाती है। वो जॉब पर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। नुआन सोच रहा था इतनी सुबह कंपनी के लिए जाने की भला क्या ही ज़रूरत है। रिम वहाँ पर पहुँचती है उसे छोड़ करके। बाकी सारे लेडीज़ यहाँ पर लेडीज़ थी और वो लड़की, वो लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं। हमने सुना था ना कि यहाँ पर इस तरीके से हमारे बॉस को यंग लड़कियाँ पसंद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें जॉब पर कैसे रख लिया। मतलब बहुत सारे यहाँ पर उसके ऐसे रूमर्स फैल रहे थे। अब नुआन रिम को काम करते हुए देख रहा होता है तो सबको लगता है कि वो उसके बैग को ताड़ रहा है। अब यहाँ पर उसके बारे में रूमर फैल जाते हैं कि वो लड़कियों को ऐसे पीछे से ताड़ते रहता है। रिम ये रूमर सुन करके थोड़ा सा शॉक हो जाती है।
अगले दिन वो वापस से जॉब पर निकल रही थी तो नुआन कहता है इतना पहले। रिम कहती है हमारे कंपनी का बॉस ना परवर्ट है, मैंने सुना है कि वो क्लीनिंग करने वाली लड़कियों के बट को ताड़ते रहता है। नुआन सोचता है ये बेवजह के बेफिजूल के रूमर्स कहाँ से ही मेरे बारे में फैलते जा रहे हैं। रिम बॉस के आने के पहले ही जल्दी जल्दी क्लीनिंग करके निकल जाना चाह रही थी उसके ऑफिस में, लेकिन तभी नुआन वहाँ पर आता है। अब वो नहीं समझ पाती है कि हो सकता है कि यही बॉस हो। वो नुआन को कहती है कि एक्चुअल में बॉस आने ही बोल रहे होंगे, मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं निकलती हूँ यहाँ से। नुआन जाकर के बॉस के चेयर पर बैठ जाता है। तब जाकर के रिम को पता चलता है कि एक्चुअल में यही तो बॉस है। उसे रिग्रेट होने लगता है कि उसने ये क्यों नहीं सोचा कि हो सकता है नुआन ही तो बॉस है। उसने देखा तो है कि उसका घर कितना खूबसूरत कितना बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि वह इतना अमीर है तो ये उसके लिए कॉमन है कि कंपनी का CEO वो होगा। बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। नुआन रिम के अलावा उसे किसी को अपने ऑफिस में क्लीनिंग करने के लिए आना अलाउ नहीं करता था। दोपहर में रिम वापस से क्लीनिंग करने के लिए जाती है और नुआन उसे ताड़ने लगता है। तभी जीजी नाम की एक गर्ल आती है और वो नुआन से कह रही थी मैंने सुना कि तुम लड़कियों के आजकल बट ताड़ रहे हो। वो उस समय भी रिमी को ही ताड़ रहा होता है। जीजी उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं फियांसे हूँ तुम्हारी, हमें जल्दी ही शादी करना चाहिए तो तुम ये सारी पवट वाली हरकतें कर रही हो। रिम इन बातों को सुन रही होती है। वो सोचती है कि जब नुआन की इतनी खूबसूरत फियांसे है तो फिर वो मुझे इस तरीके से फेक गर्लफ्रेंड बना करके क्यों रखा है। क्या ग्रैंड मदर जीजी को पसंद नहीं करती? उसके मन में बहुत से सवाल थे। अब यहाँ पर जीजी को लग रहा था कि लड़की कौन है जो इतनी देर से उसके ऑफिस में क्लीनिंग कर रही है और वो उसे ताड़ भी रहा है। वो उसका मास्क खोलती है तो पता चलता है कि ये तो लड़की है। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर केवल हम लेडीज़ को ही जॉब पर रखते हैं क्लीनिंग के लिए और तुम लड़की होकर के यहाँ क्या कर रही हो। वो नुआन को उसे जॉब से निकालने के लिए कहती है। नुआन उसे कहता है पहली बात कि मेरी कंपनी है, दूसरी बात कि तुम कुछ हो नहीं मुझे यहाँ पर ज्ञान देने वाली, और तीसरी बात कि चलो निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं धक्के मार के तुम्हें निकलवाऊँ। जीजी गुस्सा करने लगती है कि क्लीनर वर्कर के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो। नुआन से कहता है ऑब्वियसली देख करके तो यही लग रहा है। जीजी गुस्सा होकर के चली जाती है। रिम जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकलती है। नुआन सोच रहा था कि वो रिम को देख करके कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता है। ऑफिस के लोग भी नोटिस कर रहे होते हैं कि नुआन मोस्टली रिम को ताड़ते रहता है। रिम अपना काम कर रही थी। कंपनी की दो लड़कियां ऐसे रिम से टकराती हैं, कप नीचे गिर के टूट जाता है, रिम का हाथ कट हो जाता है, लेकिन वो लोग रिम को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। रिम कहती है कि गलती तुम लोगों की है, धक्का तुम लोगों ने मुझे दिया है। तभी मैनेजर यहाँ पर आता है। वो लड़कियों ने कंप्लेन कर दी है कि एक ये क्लीनर्स वर्कर हो करके हमें ज्ञान दे रही है। वो गुस्से में आकर के रिम को जॉब से निकाल देता है, लेकिन तभी वहाँ पर नुआन आ जाता है और कहता है हुआ क्या है। वो लोग रिम की बुराई कर रही थी। वो उन्हें इग्नोर करके रिम से पूछता है क्या हुआ है बताओ मुझे। तो रिम उसे बताती है कि एक तो ये लोग मुझसे टकराए जिससे कप टूटा, वो लोग मुझसे कप के पैसे की डिमांड कर रहे हैं और इतना ही नहीं मुझे जॉब से भी निकाल रहे हैं। नुआन उन्हीं दोनों लड़कियों को जॉब से निकाल देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर ऑफिस के काम करने के पैसे देता हूँ, यहाँ आकर के पंचायती बतियाने के लिए नहीं। और फिर रिम को अपना काम करने के लिए बोलता है। अब रिम शुक्रगुजार थी कि कम से कम उसने उसे जॉब से नहीं निकाला, लेकिन सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड होती जा रही होती है। थोड़ी देर में वो रिम को वापस से अपने ऑफिस में बुलाता है। उसके हाथ में ऐसे चोट लगा था तो वो हैंडी प्लास्ट उसके हाथ पर लगाता है। रिम सोच रही होती है कि ये बंदा उसका इतना ज़्यादा केयर क्यों कर रहा है। वो उसके केयर को एक नॉमिनल ही केयर समझ रही होती है, ये नहीं कि हो सकता है वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगा हो। वो वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर निकलती है। सारे ऑफिस के लोग आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं। सारे ऑफिस में इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। रिम ऑफिस के बाहर निकलती है काम ख़त्म करके, तो नुआन उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। वो कार में उसे बैठने के लिए बोलता है। रिम थोड़ा सैड थी तो उससे पूछता है क्या हुआ। रिम उसे कहती है कि कुछ नहीं, वैसे नहीं बताती। वैसे कहता है कि उसे घर आने में लेट होगा, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने जा रहा है। वो पूछता है जीजी। नुआन कहता है जीजी कब से मेरी गर्लफ्रेंड हो गई? मेरी गर्लफ्रेंड मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड जो कि बचपन से मेरे साथ है, और मैं उसे एक्चुअली में अपनी गर्लफ्रेंड कहा करता हूँ। और यहाँ पर इस तरीके से रिम को लगता है ओह शायद मैं मिसअंडरस्टूड कर रही हूँ। नॉन से एक्सप्लेन करता है उसके जीजी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो रिम उससे कहती है तुम्हें मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तो हम दोनों फेक कपल हैं, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई भी तो मैं माइंड नहीं करूँगी। नुआन सोच रहा होता है कि वैसे तो उसका कहना सही है, बट मुझे क्यों बुरा लग रहा है। अगले दिन वो जॉब पर वापस जाती है और यहाँ पर वो थोड़ा सा नुआन को अवॉइड करने का डिसाइड करती है। वो सोचती है कि वो किसी और को यहाँ पर भेज देती है क्लीनिंग करने के लिए, बट कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं था। रिम को ही जाना पड़ता है।
ऑफिस के कुछ लोग अपना रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट कर रहे थे, लेकिन नुआन की नज़रें तो रिम पर ही थी। सबको ऐसा लग रहा होता है कि वो सच में लड़की ताड़ रहा है, यानी कि जो नुआन के बारे में रूमर्स हैं कि वो क्लीनिंग लेडी को ताड़ा करता है, वो गलत नहीं है। वो नहीं समझ पा रहे थे कि उसके और रिम के बीच में एक्चुअल में क्या रिलेशन है। उनके जाने के बाद वो रिम को अपने पास बुलाता है और मास्क और कैप नहीं पहनने के लिए कहता है कि तुम आराम से यहाँ काम करो। लेकिन जब रिम बाहर निकलती है तो सब गॉसिप करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं नुआन और रिम के बीच में कुछ तो चल रहा है। इस वजह से रिम को तो ऑफिस में काम करने में दिक्कत हो रहा था। वो सोच रही होती है कि नुआन तो मेरे लिए मुश्किलें ही खड़े करते जा रहा है। रिम ऑफिस से बाहर निकलती है तो गार्ड का नौकरी करने वाला एक लड़का आके उससे बात कर रहा था। रिम भी उससे बात करने लगती है क्योंकि वह नुआन के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाह रही थी। इसी बारे में उसे डिस्कस करते हुए शॉपिंग के लिए निकल जाती है और ये चीज़ नुआन देख लेता है और उसे जेलसी होने लगता है कि वह दूसरे लड़कों से इतना क्लोज कैसे हो सकती है। लेट नाइट वो जाकर के रोड साइड से उसके लिए एक वॉच खरीदती है जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है। और फिर जब वो घर पहुंचती है तो नुआन थोड़ा गुस्सा था। उसे समझ नहीं आता है कि नुआन गुस्सा किस बात से है। वो ऐसे कहती है एक्चुअल में आने में लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वॉच खरीदने के लिए चली गई थी। वो उसे वो वॉच देती है। हालांकि वह ऐसे रोड साइड वाला वॉच बिल्कुल नहीं पहनता था, लेकिन रिम ने उसके लिए जब इतने प्यार से वो वॉच खरीदा था तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पहनेगा ही पहनेगा। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में वो वॉच पहन करके जाता भी है जहाँ पर कि रिम को देख करके अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड भी क्योंकि उसे पता था कि ये उसके टेस्ट के हिसाब का नहीं है। फिर भी वो उसे पहन रहा। ऑफिस में भी सब गॉसिप करने लगते कि नुआन ने पहली बार इतना सस्ता वॉच पहना है, वरना वो हमेशा ही ब्रांडेड पहना करता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नुआन ऑफिस से ऐसे निकल रहा था तो वह रिम और उस लड़के को साथ में लंच करते हुए देखता है। वो अलग ही जलस हो रहा था और रिम को इम्प्रेस करने के लिए वो छोटी छोटी कुछ हरकतें कर रहा होता है। उन दोनों के बीच ये छोटे मोटे नोकझोंक से प्यार की तरफ कब वो लोग बढ़ते रहते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है। अगले मॉर्निंग वो एज यूजुअल उठ करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। क्लीन करने लगती है। वो गार्ड भी रिम के साथ उसका हेल्प कर रहा था। तभी नुआन वहाँ पर आ जाता है। नुआन कहता है जिसका जो काम है वही करे तो बेहतर है। वो उस लड़के को रिम से अलग करने के लिए कर रहा था। रिम सोचती है कि नुआन का आज इतना मूड क्यों ख़राब है, ऐसा क्या हो गया भाई। तभी उससे ग्रैंड मदर का कॉल आता है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी कज़न को कुछ खाने पीने की चीज़ें ले करके भेजा है। अब रिम खुश हो जाती है, ग्रैंड मदर के हाथ का बना हुआ फूड मिलेगा। उसकी कज़न को पता चला था कि एक्चुअल में रिम ने यहाँ पर कोई अमीर लड़का पटा लिया है, तो वो भी उसी की तरह अमीर बॉयफ्रेंड बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो कंपनी में क्लीनेस वर्कर का जॉब कर दी है तो वो उल्टे ही उसे सुनाते हुए वहाँ से चली जाती है। रिम जब घर पहुंचती है तो देखती है कि नुआन के कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर आए हुए हैं और वो बहुत ही ऑकवर्ड फील करने लगती है, खास करके जीजी की वजह से। जीजी ने सबको बता करके रखा हुआ था कि कंपनी में क्लीनिंग वर्कर का काम करती है, लेकिन नुआन रिम की इमेज बचाने के लिए उसे अपने पास आकर के बैठने के लिए कहता है और कहता है कि एक्चुअल में ये गर्लफ्रेंड है मेरी और ये मेरी सीरियस वाली गर्लफ्रेंड है, इसी वजह से ये मेरे साथ मेरे घर पर रहती है। रिम को लगने लगता है कि वो ग्रैंड मदर की वजह से ऐसा कर रहा है और ग्रैंड मदर को कंफर्मेशन भी तो देना है कि वो दोनों रियल रिलेशनशिप में है। जीजी इस बात को नहीं मान रही थी कि वो दोनों एक्चुअल में रिलेशनशिप में है, तो प्रूफ देने के लिए नुआन यहाँ पर इस तरीके से उसे किस कर लेता है और कहता है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर इसके साथ सही रिलेशनशिप में हूँ। वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। सब आपस में बात करने लगते हैं कि एक्चुअल में नुआन बेबी नहीं कर सकता, इसी वजह से वो जीजी के साथ नहीं है। अब वो पार्टी करके अपने कमरे में आता है। रिम का मूड थोड़ा ऑफ था तो वो उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि जैसा उन लोगों ने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में मुझे लड़कियों के पास जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे चीज़ों को क्लियरिफाई कर रहा था, लेकिन रिम उसे कहती है आई थिंक कि हम इस रिलेशनशिप को जल्दी ही ख़त्म कर ले तो बेहतर है। ये कह के वो सो जाती है। नुआन अब तक रिम के इतने क्लोज नहीं हुआ था कि वो उसे अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें इस तरीके से शेयर कर सके। अगले दिन रिम नुआन को फेस नहीं करना चाह रही थी। वहाँ पर और भी लड़कियों को उसने ऐसे हायर किया हुआ था, तो वो उन्हें ही उसके ऑफिस को क्लीन करने के लिए भेज देती है। लेकिन यहाँ पर नुआन उन्हें डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो लोग रोते रोते आ जाती है। बटलर रिम को लेकर के जाता है कि जाओ, नुआन के ऑफिस क्लीन करने का काम तुम्ही को दिया गया है तो तुमने इन्हें क्यों भेजा। अब रिम सोचती है कि वो जाएगी तो उसे भी डांट लगेगा। सब आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि नुआन वापस से पहले की तरह हो गया और वो लड़कियों को अपने ऑफिस में एंट्री नहीं करने देता है।
रिम वहाँ पर जाती है तो नुआन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? जब मैंने कहा है कि मेरी ऑफिस की सफाई तुम ही करने वाली हो तो फिर तुम यहाँ पर किसी और को कैसे भेज सकती हो? रिम उसे कहती है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरे बारे में क्या ऑफिस में बातें हो रही हैं तुम्हें पता भी है, लोगों को लगता है कि हमारे बीच अफेयर चल रहा है। नुआन ने तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचा ही नहीं था। वो गुस्से में आकर के उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करता है। रिम उसे कहती है कि तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ और ये गलत है। तब जाकर के नुआन यहाँ पर रुकता है और रिम रोते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। सबको लगने लगता है कि सच में यहाँ पर नुआन ने रिम के साथ बदतमीजी ही की है, लेकिन कोई नुआन को कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि वो बॉस था। अब यहाँ पर रिम खुद के इमोशंस को संभाल रही होती है। शाम में उन्हें ऑफिस के लोगों के साथ पार्टी करने के लिए जाना था। वो लोग उसे इनवाइट करते हैं तो रिम चली जाती है। वहाँ पर वो गार्ड लड़का भी आया हुआ था और वह रिम से बातें करने का कोशिश कर रहा था और उसे ड्रिंक ऑफर कर रहा होता है, लेकिन रिम ड्रिंक नहीं करती है क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करती थी। लेकिन वो उसके पीछे ही पड़ जाता है और रिम उससे पीछा छुड़ाए जा रही थी। उसे समझ नहीं आता कि पीछे क्यों पड़ गया है। वो बहाना करके पार्टी छोड़ के जाने लगती है। वो गार्ड लड़का रिम के पीछे पीछे उसे कन्फेस करने के लिए पड़ जाता है। नुआन इन चीज़ों को देख रहा होता है। जब देखता है कि वो लड़का ऐसे रिम के पीछे पड़ गया है उसके मना करने के बावजूद भी, तो वो चले जाता है उसका हेल्प करने के लिए। उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जब वे मना कर रही है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इससे दूर रहना है। फिर वह रिम को घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि रिम उसे थैंक्स बोलती है आज के सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। और वो ये भी जानना चाह रही थी कि आखिरकार वो यहाँ वहाँ क्या कर रहा था, लेकिन नुआन उसे नहीं बताता है। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन रिम अब भी नुआन को इग्नोर कर रही होती है। वो हर बार किसी और को भेज दिया करती थी उसके ऑफिस को क्लीन करने के लिए। नुआन अब अपने सेक्रेटरी से जानना चाह रहा था कि अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो आप क्या फ़ील करते हैं, या फिर उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं। उसका सेक्रेटरी तो खुद ही सिंगल था, जितना उसका दिमाग काम करता है उसने उसे उतना बता दिया था। अब उसी हिसाब से रिम ऐसे काम करने का सोच रहा था। अगले कुछ दिनों में उनके घर में पार्टी होने वाला था, तो वो रिम को उस पार्टी का इन्विटेशन देता है और कहता है आ जाना, और साथ ही में एक प्यारा सा ड्रेस भी देता है। उस पार्टी में बहुत सारे लोग आने वाले थे। पार्टी एक होटल में होने वाला था, दैट्स वाई उसे इनविटेशन की ज़रूरत थी। रिम सोचती है कि शायद ग्रैंड मदर को दिखाने के लिए उसने ये पार्टी का इनवाइट मुझे दिया होगा। रेडी वेडी हो करके वो पार्टी में पहुंच रही थी। वहाँ पर उसकी बहन भी अपने कुछ दोस्तों को लेकर के आ रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि रिम यहाँ पर क्या कर रही है, वो तो क्लीनिंग वर्कर का काम करती थी। तो वो बताती है कि मुझे इस पार्टी का इनविटेशन मिला हुआ है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है। अब वो लोग कुछ कह नहीं पाते हैं। गार्ड्स यहाँ पर रिम का इनविटेशन चेक करते हैं तो इनविटेशन फेक नहीं था, रियल था, और रिम उस पार्टी में अंदर चली जाती है। वहाँ पर जीजी भी आई हुई थी। वो सोचती है कि जब तक नुआन नहीं आता है तब तक वो इस तरीके से यहाँ पर रिम को परेशान करके इस पार्टी से भेज देगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब उसकी बहन लोग पार्टी में एंट्री करने का कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये वेटर्स की आईडी है, यानी उन्हें वेटर का काम यहाँ पर करना है, ना कि पार्टी का इन्विटेशन है। तो उन्हें ड्रेस चेंज करके वेटर का काम करने के लिए बोला जाता है। यहीं दूसरी तरफ रिम को जो VIP कार्ड दिया गया तो उस हिसाब से जाकर के वो शांति से बैठे हुई थी। कुछ बिजनेसमैन उससे बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम तो नुआन की प्लेस पर बैठी हुई हो, क्या तुम सच में नुआन की गर्लफ्रेंड हो। आप रूम यहाँ पे नुआन को मैसेज करने लगती है कि वो जल्दी से यहाँ पर आ जाए, सिचुएशन बिगड़ रहा है, क्योंकि रिम पहले ऐसे पार्टीज में कभी गई नहीं थी और नुआन सोचो इतना अनरिलायबल है कि वो ऐसे लोगों के बीच में उसे वहाँ पर अकेले भेज दिया था। इस सिचुएशन का फ़ायदा यहाँ पर जीजी उठाती है। वो अपनी चमचियों को इशारा करती है और वो लोग यहाँ पर जा करके रिम को परेशान करने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत देखा है जो कि अमीर लड़के पढ़ाती है सिर्फ अमीर होने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जैसे सिंपल लुकिंग गर्ल को नुआन कभी भाव भी देने वाला है। वो आज नहीं तो कल जीजी से जल्दी ही शादी करने वाला है, तुम्हारा तो चांस ही नहीं होने वाला है। रिम ये सब कुछ झेल रही थी। वो बस नुआन के आने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि वही यहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकता है। उसकी बहन तो ये देख करके सिचुएशन का फुल मज़े ले रही होती है और वह यहाँ पर और ज़्यादा उसका इंसल्ट करने लगती है। वो लोग उसे पार्टी से वहाँ से भेज ही रहे होते कि तभी नुआन वहाँ पर आ जाता है। पार्टी होस्ट करने वाले पे भड़क जाता है कि जब सामने वाले के पास इनविटेशन है तो उसके साथ ऐसी बेइज्जती कैसे हो सकती है। इस बात पर
जीजी आगे बढ़ के कुछ बोलने का कोशिश करती है तो नुआन खींच करके उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आती है क्या? रिम गर्लफ्रेंड है मेरी, सबके सामने तुमने इसका इंसल्ट करने का हिम्मत कैसे किया? अब सब शौक हो जाते हैं कि जीजी अगर यहाँ पे नुआन की गर्लफ्रेंड है तो वो उसे सबके सामने ऐसे थप्पड़ कैसे मार सकता है। बहाना बनाने लगती है कि वो तो बस सिर्फ मुझे जेलस फील कराने के लिए ये कर रहा है कि वो रिम के इतने ज़्यादा क्लोज है। थप्पड़ मारने वाला सीन कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा होता है। रिम को लगने लगता है कि उसकी वजह से नुआन को कहीं कंपनी में कोई लॉस ना हो। नुआन रिम के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसने गुस्से में आकर के जीजी को अपनी कंपनी से बैन कर दिया था। तभी उसे कॉल आता है कि एक्चुअल में जीजी ने खुद को हर्ट कर लिया है। वो इन बातों का ध्यान ही नहीं देता है। जीजू से कॉल करती है और नुआन पर कह रही होती है कि तुम्हें बिल्कुल भी मेरी फ़िक्र नहीं है। नुआन कहते हैं नहीं, मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग ही कर रही हो। और वह एज यूजुअल चुपचाप ऑफिस चले जाता है। जीजी उसे मिलने के लिए ऑफिस में जा रही होती है, जहाँ पर कि रिम इस तरीके से चुपचाप अपना काम कर रही थी। जीजी नुआन से कहने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नुआन कहता है तो मैं क्या करूँ? ये सुनते ही रिम कमरे से बाहर निकल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये इनका पर्सनल मैटर है। जीजी उसे कहती है कि मुझे करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी और के साथ नाइट स्पेंड करना पड़ा। अभी किसका बच्चा है मुझे नहीं पता। कितना अच्छा ऑप्शन है, देखो तुम बच्चे नहीं कर सकते और मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तभी तो तुमने मेरी जान बचाई थी, हम शादी कर लेते हैं। नुआन गुस्सा होकर के जीजी को वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब जीजी सोच रही होती है कि वो सिचुएशन का भी फ़ायदा उठा सकती है। यहाँ पर वो नुआन और रिम को अलग करने का प्लान करती है। ऑफिस में सारे गॉसिप कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में जीजी सच में यहाँ पर नुआन की बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। ये बातें यहाँ पर रिम तक भी पहुँचती है। वो शायद हो जाती है कि अब तो उसने अपनी फियांसे को भी प्रेग्नेंट कर दिया, अब तो उसे रिम को जान ही देना चाहिए। वो शांति से अपनी ज़िंदगी जीना चाह रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसे पता नहीं था कि उसका लाइफ किस तरीके से टर्न आउट होने वाला है। ऑफिस के बाद एज यूजुअल यहाँ पर नुआन रिम के आने का इंतज़ार कर रहा था। वो कार में बैठ नहीं रही होती है तो वह ज़बरदस्ती उसे बिठा के घर लेके जाता है। वो गुस्सा थी नुआन उससे पूछने के लिए जाता है कि आखिरकार हुआ क्या है, ये तो बताओ। रिम उसे कहती है कि तुम्हारी फियांसे प्रेग्नेंट है और तुम मुझे यहाँ आकर के किस क्यों कर रहे हो। नुआन उसे कहता है मेरी फियांसे जीजी तो वो प्रेग्नेंट है तो इसमें मैं क्या करूं? वो कहती है वो तुम्हारा बच्चा है। नुआन कहता है पागल लड़की, वो मेरा बच्चा नहीं है। उसे कहता है वो टाइम मेरा तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम था, मैं कभी किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद तो तुम ये बात समझ ही गई होगी। रिम नोटिस करती है कि एक्चुअल में वो काफ़ी अंडर एक्सपीरियंस था। वो नुआन को कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ फ्यूचर में तो तुम मुझे पहले बताओगे। तुम्हें पता है कि हम फेक कपल हैं। दोनों यहाँ पर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। नुआन सोचता है कि उसके और रिम के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रही है, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगली मॉर्निंग जीजी रिम से मिलने के लिए आ जाती है। बटलर उसे कहता है कि जीजी उससे मिलने के लिए आई है। वो नुआन को कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिजनेस ट्रिप पर निकला तो उसके कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा होता है। जीजी प्रेगनेंसी टेस्ट का रिपोर्ट लेकर के आई हुई थी और वो कहती है कि वो नुआन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। वो इतना कॉन्फिडेंटली उसे बात बोलती है कि एक पल को रिम को भी लगने लगता है कि जीजी सही कह रही है। उसका जो बटलर था वो यहाँ पर जीजी का सपोर्ट करते हुए कहता है जैसे कि हमारी मैडम और नुआन के बीच में अब शादी होने वाली है और वह नुआन के बेबी को भी लेकर के प्रेग्नेंट है, तो बेहतर होगा कि तुम खुद अपनी औकात समझो और ये घर छोड़ करके चली जाओ। रिम एक बार नुआन से इस बारे में पूछ लेना चाह रही होती है, लेकिन जब नुआन यहाँ पर उसे रिप्लाई नहीं दे रहा था तो उसे घर छोड़ करके फाइनली जाना पड़ता है। बटलर ने यहाँ पर रिम की बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। वह चुपचाप अपना सामान पैक करके जा रही होती है तो उसका सामान चेक करता है कि कहीं तुमने यहाँ पर हमारे घर की कोई कीमती चीज़ तो चोरी नहीं कर ली होगी। वो उसका पूरा सामान ऐसे ओपन अप करके देखता है। जब उसे कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो रिम को वहाँ से जाने देता है। रिम को बहुत ही बेइज्जती फील होता है, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ कर नहीं सकती थी। चुपचाप वो अपना सामान उठाती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे यहाँ पर मस्त घर पे रह रही होती है। या अब थोड़ी ही प्रॉब्लम है, रिम तो नुआन का घर छोड़ करके जा चुकी है। उसे नहीं पता था कि वो अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही थी। बाहर जाकर के रिम यहाँ पे नुआन के रिप्लाई आने का वेट कर रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं महसूस हो रही थी, तो वो सोचती है जाकर के डॉक्टर को चेक कराने के लिए। डॉक्टर को चेक कराने पे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बातें सुन करके वो शॉक हो जाती है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला। अब ऐसे सिचुएशन में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नुआन को बताए या ना बताए, क्योंकि वह नुआन के लाइफ से ऐसे भी बाहर जा रही है और यहाँ पर जिस
अगर उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है तो फिर वो किसके बेबी को चूज करने वाला है। तभी उसे नुआन का कॉल आता है। वो कहता है कि एक्चुअल में मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, तुम्हारे मैसेजेस और कॉल्स मुझे अभी मिले, बताओ क्या हुआ। अरे मुझे बता दी है कि जीजी तुम्हारे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है और उसने मुझे घर से निकाल दिया है। घर के बटलर का कहना था कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो ग्रैंड मदर को बता देगा। नुआन उसे तुरंत ही वीडियो कॉल करता है और पूछता है कि वो किधर है, तो उसे बताती है कि वो यहाँ पर है। नुआन कहता है 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। नुआन वहाँ पर आके समझाता, कहता है सॉरी, थोड़ी सी मेरी ही गलती है, मैं ध्यान नहीं दे पाया। जी मेरे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट नहीं है और जब तक मैं ना चाहूँ मेरे लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। चलो मैं तुम्हारे लिए सबसे अब रिवेंज लेने वाला हूँ। वो जा कर के यहाँ पर सबसे पहले तो बटलर को जॉब से निकालता है। कहता है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो। वो वहाँ पर उसे अब भी ये बातें नहीं बता पाता है कि आखिरकार जीजी उसके लिए स्पेशल क्यों है। बचपन में गलती से एक्शन में नुआन ने जीजी की जान बचा ली थी, उस चक्कर में वो इंजर्ड हो गया था और जीजी को ये लगता है कि वह अब भी उससे इतना ही प्यार करता है। रिम को ये बातें पता नहीं थी, उसे ऐसा लगता है कि नुआन और जीजी के बीच में ज़रूरी कोई कनेक्शन है। घर जाने पर जीजी मस्त यहाँ पर ऐसे ऑनर की तरह आराम फरमा रही होती है। नुआन जाते ही उससे भड़क जाता है और उसे घर से निकलने के लिए कहता है। जीजी उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। वो उसे घर से निकाल देता है। जीजी सोचती है कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नुआन को ज़्यादा ही मेरे साथ रूड होते जा रहा, पहले वो ऐसा मेरे साथ बिहेव नहीं करता था। बटलर को जॉब से निकाल करके कहता है बटलर को जॉब से निकाल करके कहता है कि तुमने अपनी औकात भूली है, घर के नौकर हो, घर के नौकर बन के रहो। तो मैं रिम को घर से निकालने की हिम्मत कैसे हुई। रिम को थोड़ा सा ठीक लग रहा था, एटलीस्ट उसे उन दोनों लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा। बट वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो यहाँ पर नुआन को कैसे ही बताए कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। उसे बताने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा होता है। वो चीज़ों को सर्च कर रही होती है कि क्या वो बेबी अबॉर्ट करा सकती है, क्योंकि वो अनमैरिड है। नुआन ने शादी की बात तो दूर, वो उससे ये भी नहीं कहता है कि वो उससे प्यार करता है, बट उससे बात करने के लिए आता है और पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। लेकिन वो कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से उसके ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगते हैं। वो वहाँ जा रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि जीजी ने सीरियसली खुद को हर्ट कर लिया। तो वो हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए जाता है। इधर रिम सोच रही होती है कि वो क्या करे और वो कैसे ही इन चीज़ों को अब हैंडल आउट करे। तभी घर पर ग्रैंड मदर आती है। वो रिम को सैड देख करके पूछने लगती है क्या हुआ। रिम उसे नहीं बता रही थी, लेकिन उसे वोमिटिंग होता हुआ देख करके ग्रैंड मदर समझ जाती है कि रिम प्रेग्नेंट है और डायरेक्टली उसे पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। रिम को बताना पड़ता है हाँ, लेकिन जो फिलहाल ग्रैंड मदर के साथ बटलर था ना, वो बहुत बदमाश था। वो ग्रैंड मदर को सारी बातों की सच्चाई बता देता और कहता है कि नुआन और रिम दोनों रियल रिलेशनशिप में नहीं है, वो दोनों अलग अलग कमरों में सोया करते हैं। चांसेस है कि रिम यहाँ पे नुआन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट नहीं होगी, ज़रूर ही ये बच्चा किसी और का होगा। अब यहाँ पर इस तरीके से रिम ग्रैंड मदर को एक्सप्लेन करने लगती है कि नहीं ग्रैंड मदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नुआन की ही बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ और मुझे भी ये बात आज ही पता चला है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं हॉस्पिटल गई थी दिखाने के लिए। तो वो बटलर की बातों को भरोसा नहीं करती हैं और गुस्से में यहाँ पर नुआन को कॉल करती हैं और उससे घर आने के लिए बोलती हैं। और इधर दूसरी तरफ नुआन हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर कि जीजी ने खुद को इंजर्ड करने का फेक एक्टिंग किया हुआ था, जिसे देखती ही नुआन पहुंच जाता है और पहचान जाता है और वो भड़क जाता है कि वो ये हरकतें कब बंद करी। उसके मॉम डैड आकर के तमाशा करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने खुद को हर्ट किया है। नुआन कहता है अच्छा, आपकी बेटी किसी और के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट हो और ये उस बच्चे को मेरा नाम देना चाहती है। अगर मैं इस बात पर पुलिस केस कर दूँ तो आपकी फैमिली की क्या ही इमेज रह जाएगी। इस बात पर जीजी से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम भूल गए कुछ टाइम पहले तुमने मुझे लव लेटर लिखा था। उस लव लेटर को देखते ही नुआन पहचान जाता है और वो कहने लगता है कि एक्चुअल में ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। उसका फ्रेंड यहाँ पर कन्फेस करता है कि वह जीजी को पसंद करता था अनटिल जब तक वो किसी और के साथ सोई नहीं थी, बट वो अपने करियर को पाने के लिए इस हद तक गिर सकती है उसे पता नहीं था। उसके बाद ही उसका क्रश उसके लिए पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और उसने लव लेटर यहाँ पर रिम को लिखा हुआ था, जीजी को लिखा हुआ था और उसे ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में नुआन ने ये लव लेटर लिखा है। वो उसके फैमिली को क्लियर कर देता है कि वो रिम से शादी करने वाला है। बेहतर होगा कि अपनी बेटी की अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो डॉक्टर को चेक कराए और वो मुझे परेशान करना बंद करे। सब कुछ छोड़ करके वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। घर पहुंचता है तो ग्रैंड मदर उसे बताती है कि एक्चुअल में रिम प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाता है। जल्दी जल्दी डॉक्टर से और फर्दर चेकअप के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि रिम ट्विन बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। ये तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नुआन
सीधे 2 बच्चों का बाप बनने वाला है। ऐसा लग रहा था उन्हें मानो उनकी फैमिली ही कंप्लीट होने वाली है। नुआन तो वैसे भी रिम से शादी करने वाला था, लेकिन ये गुड न्यूज़ उसकी किस्मत बदलने जैसा था। ग्रैंड मदर भी ये बात सुन करके बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और नुआन को जल्द से जल्द रिम के साथ शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए बोल रही होती है। जब वो दोनों घर जाते हैं तो फाइनली यहाँ पे नुआन रिम को सारी बातें बताता है। एक्चुअल में बचपन में वो जीजी और एक और लड़के तीनों कॉमन फ्रेंड हुआ करते थे। वो लोग खेल रहे थे तो जीजी यहाँ पर इंजर्ड हो जाती है और नुआन ने दोस्ती के नाते उसकी जान बचा ली थी। उसी दिन से वो और उसकी फैमिली ऐसे पीछे पड़ जाती है कि वो जीजी से प्यार करते, इसी वजह से तो उसने उसकी जान बचाई। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने जीजी को कभी एक दोस्त से ज़्यादा माना ही नहीं था। वो झूठ बोल रही होती है, वो बच्चा किसी और का है। वो सारी चीज़ें से क्लियर करता है, जितने भी रिम के मन में डाउट थे वो सब क्लियर करता है। साथ ही उसे कन्फेस करता है कि वो लड़कियों को टच नहीं कर पाता था, ये इसकी एक मेंटल प्रॉब्लम थी। इस वजह से ग्रैंड मदर को बहुत ही ज़्यादा वाला प्रॉब्लम हुआ करता था। उन्हें डर था कि उनके घर का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इस वजह से मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही, लेकिन फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई और मुझे तुमसे एक अलग सा अट्रैक्शन हो गया। मैं जब भी तुम्हें देखता था खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। रिम को सारी बातें कन्फेस करने के बाद फाइनली दोनों जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। आफ्टर दैट हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। इनके लाइफ के ये सारे प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो ही चुके थे। रिम ने अब अपना वो क्लीनिंग वर्कर वाला जॉब भी छोड़ दिया था। ऑफिस में सबको पता चल जाता है कि रिम ने नुआन से शादी कर लिया, तो सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। कुछ साल बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। रिम ने 2 अच्छे बेबीज़ को जन्म दिया था। वो और नुआन एक कंप्लीट फैमिली के जैसे साथ में रह रहे होते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।